हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बिंगल टीवी। दोस्तों, पेब्लो अमीलियो एस्कोबार गविरिया मॉडर्न जमाने का सबसे बड़ा और मशहूर ड्रग लॉर्ड था, पर साथ ही साथ ये एक दिलचस्प इंसान था। जहां एक तरफ इसने हर उस शख्स को कत्ल करा दिया जिसने इसके खिलाफ जाने की कोशिश की, और अपने तरीके से पूरे कोलंबिया को ये बता दिया कि वो कोलंबिया से ज्यादा ताकतवर है। Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. वहीं दूसरी तरफ पेब्लो एस्कोबार ने अपनी मौत तक कोलंबिया के गरीब लोगों की मदद की। और इस वीडियो में हम पेब्लो एस्कोबार के बारे में ऐसी दिलचस्प बातों का पता लगाएंगे जो इससे पहले आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, एक कोलंबियन ड्रग लॉर्ड जिसने 1970s से लेकर 1990s तक अपने बनाए हुए कोकेन एम्पायर पर राज किया और बेइंतहा पैसे, अपनी खतरनाक हैसियत और अपने हैरान कर देने वाले ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से ये शख्स पूरी दुनिया में मशहूर था। दोस्तों, दिसंबर 1, 1949 को कोलंबिया में पैदा होने वाले पेब्लो एस्कोबार ने बहुत छोटी उम्र से ही ये फैसला कर लिया था कि उसकी जिंदगी आम लोगों जैसी नहीं होगी, और बचपन से ही पेब्लो कई लोगों को ये बताया करता था कि वो एक दिन कोलंबिया का प्रेसिडेंट जरूर बनेगा। दोस्तों, शुरू में पेब्लो एस्कोबार लोगों की कब्रों से टूम्बस्टोन्स चुरा कर उन पर लिखे नामों को सैंड ब्लास्टिंग के जरिए मिटाकर उन टूम्बस्टोन्स को बेचा करता था। जल्द ही इसने नकली लॉटरी टिकट्स, चुराई हुई गाड़ियां बेचना और लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया, और शायद यही वजह थी कि 22 साल की उम्र तक ये शख्स एक मिलियनेयर बन चुका था। और जल्द ही पेब्लो की नजर ड्रग्स पर पड़ी, जहां से पेब्लो एस्कोबार के कभी न खत्म होने वाले सफर की शुरुआत हुई। दोस्तों, पेब्लो एस्कोबार ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि जो लोग पहले से कोलंबिया में ड्रग्स के बिजनेस में मुलविस हैं, उनको रास्ते से हटाए बिना वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता जहां वो पहुंचना चाहता था। लिहाजा इसने हर उस इंसान को कत्ल करा दिया जिसने इसके रास्ते में आने की कोशिश की। और फिर एक दिन पेब्लो एस्कोबार ने फैबियो रेस्ट्रीपो नामी एक शख्स से डील की जिसमें 14 किलोग्राम कोकेन शामिल थी। पर फैबियो रेस्ट्रीपो उस वक्त मेडिलियन सिंडिकेट का हेड था, और क्योंकि पेब्लो को उस वक्त एक मामूली क्रिमिनल के तौर पर देखा जाता था, तो पेब्लो ने एक शॉर्टकट सोचा और उसने सिर्फ 26 साल की उम्र में रेस्ट्रीपो को मरवा कर उसके पूरे एम्पायर पर कब्जा कर लिया, और उसके लिए काम करने वाले तमाम लोगों को ये बता दिया कि अब वो सब पेब्लो के लिए काम करेंगे। दोस्तों, पेब्लो एस्कोबार को लगता था कि वो जो भी कर रहा है उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, हत्ता कि उसका कहना था कि वो एक इंतहाई मुहज़्ज़िब इंसान है जो कि फूल बरामद करता है, और उसे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट उसके काम को गैर कानूनी क्यों समझती है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि पेब्लो एस्कोबार कुल मिलाकर 4000 से 5000 लोगों की मौत का जिम्मेदार था, जिसमें एक सदारती उम्मीदवार, एक जस्टिस मिनिस्टर, एक अटॉर्नी जनरल, 1000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स और 200 जजेस शामिल थे। और इसके सबसे भरोसेमंद हिटमैन पॉपाई ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इसने पेब्लो के ऑर्डर पर तकरीबन 250 लोगों को कत्ल किया और कई ऐसे लोगों की जान ली जो उसके दिल के बहुत करीब थे, और कई बार वो लोगों को मारने के बाद रात को सो भी नहीं पाता था। यूं तो वो पैसों के लिए लोगों को कत्ल करने वाला एक हिटमैन था, पर पेब्लो के लिए उसके दिल में बेहद इज्जत थी, और उसका कहना था कि अगर उस वक्त पेब्लो उसे उसके बाप को मारने को भी कहता तो वो इससे भी पीछे ना हटता। दोस्तों, पेब्लो अक्सर कहा करता था सिल्वर और लेड, यानी पैसा या गोली, यानी या तो कोई उसकी दी हुई रिश्वत कबूल कर ले या फिर उसकी गोली खाने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, अपने बिजनेस की पीक पर पेब्लो एस्कोबार अमेरिका में कोकेन की 80% ट्रैफिक के लिए जिम्मेदार था। दरअसल उस वक्त कोकेन कंजम्पशन को अमेरिका में एक बड़ी लग्जरी समझा जाता था, और पेब्लो एस्कोबार ने बस इसी बात का फायदा उठाया। और ये वो वक्त था जब इस शख्स की नेटवर्थ $30 बिलियन तक पहुंच चुकी थी, और उस वक्त ये शख्स दुनिया का 7वां अमीर तरीन शख्स था। दोस्तों, पेब्लो एस्कोबार अपना पैसा किसी बैंक में नहीं रख सकता था, क्योंकि उसके काम की तरह उसका पैसा भी गैर कानूनी था। तो वो अपना सारा पैसा अपने पास ही स्टोर किया करता था, और ये कहना गलत नहीं होगा कि उसका पैसा उसके इर्द गिर्द हर तरफ मौजूद था, यानी उसके घर की दीवारों में, उसके फर्नीचर में, उसके घर की बेसमेंट में, गार्डन में, और यहाँ तक कि इसके आदमी कई जगह झूठी कब्रें बनाकर उन कब्रों के अंदर भी पैसे छुपा दिया करते थे, और इसके घर के हर कोने में पैसों से भरे बैग्स मौजूद हुआ करते थे। और यहाँ तक कि ये शख्स सिर्फ इन पैसों को संभालने के लिए एक महीने में $2500 के रबर बैंड्स खरीदता था। पर पैसों को अपने पास स्टोर करने का मतलब ये नहीं था कि इसके पास मौजूद पैसे महफूज थे। एक अंदाजे के मुताबिक इसके पास मौजूद कुल पैसों में से हर साल तकरीबन $1 बिलियन जाया हो जाया करते थे, जिनमें से कुछ पैसे जल जाते, कुछ पानी से खराब हो जाते, और हर साल इसके पास मौजूद पैसों में से तकरीबन $500 मिलियन चूहे खा जाया करते थे।
दोस्तों पेब्लो एस्कोबार के पास कई प्लेन्स मौजूद थे जो कि उसके ड्रग्स को अमेरिका तक लेकर जाने के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। वहीं कुछ प्लेन्स उसके पैसों को कोलंबिया वापस लाने के लिए इस्तेमाल होते थे। शुरू में ये खुद प्लेन्स उड़ाकर ड्रग्स को अमेरिका ले जाया करता था, पर बाद में इसका बिजनेस बढ़ने के बाद इसने प्रोफेशनल पायलट्स को हायर करना शुरू कर दिया जो कि इसके ड्रग्स को कोलंबिया से अमेरिका लेकर जाया करते थे और इन पायलट्स को पर फ्लाइट $5 लाख की रकम दी जाती थी। और पेब्लो एस्कोबार के ऐसे ही एक पायलट बैरी सील की कहानी आपको अमेरिकन मेड मूवी में देखने को मिल सकती है। दोस्तों पेब्लो एस्कोबार ने कोलंबिया और अमेरिका के दरमियान एक आइलैंड भी खरीद रखा था ताकि इसके प्लेन्स रास्ते में रिफ्यूल हो सकें और बाद में इसने इसी आइलैंड को एक शानदार एस्टेट में तब्दील कर दिया जो कि आज एक खंडर बन चुका है। दोस्तों एक बार ये शख्स पुलिस से भागते हुए अपनी बेटी के साथ एक जंगल में छुपा हुआ था जहां इसकी बेटी को ठंड महसूस हो रही थी। तो इस शख्स ने अपनी बेटी को गर्म रखने के लिए अपने पास मौजूद $2 मिलियन को आग लगा दी। पर शायद इसके लिए ऐसा करना आसान था क्योंकि अगर उन $2 मिलियन की बात करें तो ये इसकी कुल मालियत का 15,000वां हिस्सा थे। और अगर पेब्लो एस्कोबार की सिर्फ एक दिन की इनकम की बात करें तो ये अपने पीक टाइम में $60 मिलियन थी, जहां वो हर रोज 15 टन कोकेन को अमेरिका में स्मगल करता था। पर इस कोकेन से आने वाले पैसों को संभालना पेब्लो के लिए एक बड़ा मसला था। मिसाल के तौर पर यहाँ आपके सामने 1 टन कोकेन मौजूद है और ये है 1 टन कोकेन अगर उसको पैसों में कन्वर्ट कर दिया जाए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लेट 1980s में पेब्लो एस्कोबार ने कोलंबिया की गवर्नमेंट को ऑफर की कि वो कोलंबिया का सारा कर्ज अदा कर देगा जो कि उस वक्त $10 बिलियन था और बदले में उसे कोलंबियन गवर्नमेंट का साथ चाहिए था, पर उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। दोस्तों मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि पेब्लो एस्कोबार बचपन से ही लोगों को कहा करता था कि वो एक दिन कोलंबिया का प्रेसिडेंट जरूर बनेगा और आखिर 1982 में इसको एक मौका मिला जब पेब्लो एस्कोबार कोलंबियन कांग्रेस का हिस्सा बन गया। लेकिन जल्द ही ये बात सबके सामने आ गई कि पेब्लो एस्कोबार एक ड्रग ट्रैफिकर है और इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, पर इसको सजा नहीं हुई बल्कि जज ने इसका केस क्लोज कर दिया। पर तमाम लोगों को पेब्लो के जराइम का पता चलने के बाद इसके प्रेसिडेंट बनने के चांसेस अब खत्म हो चुके थे और ये सब रोड्रिगो लारा नामी एक इंसान की वजह से मुमकिन हो सका जिसको बाद में पेब्लो ने कत्ल करा दिया था। दोस्तों 1991 में पेब्लो एस्कोबार को उसकी अपनी ही बनाई गई जेल में कैद कर दिया गया जिसका नाम इसने द कैथीड्रल रखा था। पर ये जेल कम और पेब्लो एस्कोबार का अपने लिए बनाया गया किला ज्यादा था। दरअसल ये कैद पेब्लो एस्कोबार और कोलंबियन हुकूमत के बीच एक डील थी ताकि वो खुद को कोलंबियन हुकूमत के हवाले करके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बच सके। पर अगर देखा जाए तो पेब्लो के लिए ये डील इंतहाई फायदेमंद थी जहां वो अपने साथ इस जेल में अपनी फैमिली को भी रख सकता था और यहाँ तक कि अपने आदमियों को भी। पर द कैथीड्रल के 3 मील के दायरे में कोलंबियन पुलिस या इनकी अथॉरिटीज का कोई भी शख्स अलाउ नहीं था। और द कैथीड्रल में क्या क्या होता था इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पेब्लो एस्कोबार और इसके साथी इस जेल को क्लब मेडेलिन कहा करते थे। ये जगह इस कदर शानदार थी कि यहाँ लग्जरी किचन्स, कई बार्स, एक फुटबॉल फील्ड, स्विमिंग पूल्स और यहाँ तक कि कसिनोज और डिस्कोज तक मौजूद थे जहाँ ये शख्स पार्टीज किया करता था और यहाँ ये किसी को भी बुलवा सकता था। जैसा कि एक बार पेब्लो ने कोलंबियन नेशनल फुटबॉल टीम को अपने साथ मैच के लिए बुलवाया था और इसके अलावा कई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स भी यहाँ इससे मिलने आया करते थे और इस जेल में रहकर भी ये अपने कोकेन एम्पायर को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता था। पर 1992 तक पेब्लो एस्कोबार के इस जेल में रहकर अपना एम्पायर चलाने और कई कार्टेल लीडर्स का कत्ल कराने के बाद कोलंबियन हुकूमत ये बात समझ चुकी थी कि पेब्लो एस्कोबार को रोकना किसी जेल के बस की बात नहीं है और नतीजा ये हुआ कि आर्मी ट्रूप्स को पेब्लो और उसके आदमियों को मारने के लिए द कैथीड्रल भेजा गया। पर जब तक वो वहाँ पहुंचे पेब्लो एस्कोबार और उसके आदमी वहाँ से फरार हो चुके थे और ये वाकया कोलंबियन हुकूमत के लिए इंतहाई शर्म का मकाम था। जिसके बाद इस शख्स ने कई बार कोलंबियन हुकूमत से डील करने की भी कोशिश की, पर अब कोलंबिया के लोग और यहाँ की अथॉरिटीज पेब्लो से तंग आ चुके थे और हर कोई अब पेब्लो एस्कोबार की कहानी पर एक फुल स्टॉप चाहता था। दोस्तों दिसंबर 1, 1993 पेब्लो एस्कोबार की बर्थडे का दिन था और ये एक छोटे से घर में अपने एक बॉडीगार्ड के साथ छुपा हुआ था और इसकी फैमिली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कब्जे में थी और हर किसी की नजर पेब्लो एस्कोबार पर थी और ये बात इसको भी अच्छी तरह मालूम थी। जहां इसकी फोन कॉल्स को अथॉरिटीज ट्रैक कर रही थीं, ये शदीद परेशानी की हालत में था और अगले दिन यानी इसकी बर्थडे के एक दिन बाद इसने अपने बेटे को होटल रूम में कॉल की और क्योंकि सर्च ब्लॉक पहले ही पेब्लो की तलाश में था उन्होंने इस कॉल के जरिए पेब्लो के ठिकाने का पता लगा लिया जहां से इसने और इसके बॉडीगार्ड ने भागने की कोशिश भी की, पर इन दोनों को इस ऑपरेशन में कत्ल करा दिया गया और इस ऑपरेशन को हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैनहंट करार दिया गया। दोस्तों जुर्म के रास्ते पर चलकर कोई कितना भी आगे निकल जाए वो कानून और इंसाफ से बच नहीं सकता।
पर इस बात में भी कोई शक नहीं कि पेब्लो एस्कोबार कोलंबिया के लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करता था और बदले में कोलंबिया के लोग भी उससे बेहद प्यार करते थे। जहां उसने हमेशा वहां के गरीब लोगों की मदद की और आज इसको मॉडर्न जमाने का रॉबिनहुड भी कहा जाता है। शायद यही वजह थी कि इसकी मौत के बाद इसकी आखिरी रसूमात में 25,000 लोगों ने शिरकत की थी, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई शामिल था। और आज भी मेडिलिन और कोलंबिया के कई लोग इसके शुक्रगुजार हैं और इसको एक रहमदिल इंसान मानते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें। मजीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारा चैनल बिंगल टीवी जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।